हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी एडीए, जो ऐसा सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम आ सकती है। ठीक है, तो मैं उसके जो कुछ एमसीक्यूज़ हैं, मतलब कि जो 2019 का जो पेपर था उसको हम 20-20 क्वेश्चन करके 5 पार्ट में कंप्लीट करेंगे और ये समझेंगे कि क्वेश्चंस किस लेवल के थे, कितने क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, कितने मॉडरेट और कितने टफ क्वेश्चन थे जो जनरली हमने पढ़े नहीं थे या फिर हम अरुण कात्यायन वगैरह जो भी बुक्स पढ़ते हैं, कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, वहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो हमें तैयारी कैसे करना पड़ेगी, कितना डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें बताऊँगा और ये सब कुछ मैं कोर्स के अंदर भी पढ़ाऊँगा। और जो आपको पेपर में मिलेगा, देखने को मिलेगा क्वेश्चन, वो उससे रिलेटेड थ्योरी मेरे कोर्स के अंदर आपको मिलेगी। तो सर थोड़ा सा मैं कोर्स के बारे में बता दूं। मैं कोर्स जो है वो आज शुरू करने वाला था, आज मतलब कि 10 सितंबर को शुरू करने वाला था, लेकिन मैं आज कोर्स शुरू नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न बताऊँ क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि बच्चा अभी जो RAEO की जो एग्ज़ाम हमारी हुई थी उसके लिए कुछ डिस्कशन चल रहा है। क्या डिस्कशन चल रहा है? कि उसका रिज़ल्ट नहीं आया, तो उसके लिए आज भी मीटिंग हुई थी 5 बजे। ठीक है, तो जो भी उसमें से डिसीजन निकल के आएगा कि करना क्या है, या तो भोपाल जाने की बात होगी या अपने क्षेत्र में विधायक को ज्ञापन देने की बात होगी, कृषि मंत्री से मिलने की बात होगी, जो भी डिसीजन होगा उसके बाद मैं कोर्स लॉन्च करूंगा। रीज़न क्या है? मान लो बच्चा आज का मैंने बोला, अगर आज मैंने कोर्स लॉन्च कर भी दिया, चलो मान लो, क्योंकि मैंने एक लेक्चर जो है हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिकॉर्ड कर लिया है, मैं आज उसको डाल के कोर्स लॉन्च भी कर दूँ। पता चला कि अगर भोपाल जाने की ज़रूरत पड़ी कल या परसों, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे मेरे से इतने जुड़े हुए हैं, मेरे से इतने सारे बच्चों ने तैयारी की है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाया है। 200 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट होंगे मेरे इसमें से, लगभग 200, 250, 300 भी हो सकते हैं। तो वो मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर आप भी चलिए या आपको चलना पड़ेगा। तो एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कोर्स आज नहीं लॉन्च कर रहा हूँ। आज जो भी डिसीजन मीटिंग में आया है वो सारी चीज़ें डिस्कशन के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बाद मैं आपको बता पाऊँगा। मतलब कल की जो क्लास लूँगा मैं MCQs वाली ADA की, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कोर्स लॉन्च कब होने वाला है, या तो कल हो जाए या परसों हो जाए। ठीक है, आज इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक, चलिए, तो कोर्स में क्या क्या रहेगा सारी चीज़ें मैं आपको अलग से बताऊंगा। बस यहाँ पे बताने के लिए मैंने इस पोस्टर को लगाया था, अदरवाइज़ मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब यहाँ। चलिए, ओहो हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है और क्वेश्चंस का लेवल है वो काफ़ी अच्छा खासा रहता है ना। ADA के अंदर क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अच्छा खासा रहता है ADA के अंदर। अब यहाँ पर जो लेवल है उसकी सारी हम बात करेंगे, है ना। और क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा भी सही, क्या सोर्सेस है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं कैसे तैयारी करवाऊँगा, सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है? सारी चीज़ क्लियरली विजिबल होगी आपको। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बफर स्टॉक आर मेंटेन टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड एज पर दी नॉर्म्स सच स्टॉक्स आर मेंटेन एट। मतलब बफर स्टॉक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संधारित किए जाते हैं और मानकों के आधार पर ऐसे स्टॉक संधारित किए जाते हैं। तो मतलब कि देखो, हिंदी ऐसी होती है इनकी, है ना। मैंने जस्ट वही पेपर की कॉपी की है। हिंदी से समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, लेकिन इंग्लिश में समझ में आ रहा है कि कितने समय में इसको जो है मेंटेन किया जाता है। तो बफर स्टॉक में आपको FCI जो है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो 1965 में बना, किस एक्ट के अंदर? फूड पॉलिसी एक्ट 1964 के अंडर ये बना। कौन सा? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या काम करता है? ये प्रोक्योरमेंट का काम करता है। क्या प्रोक्योरमेंट्स का काम करता है? ये प्रोक्योरमेंट्स का काम करता है वीट और राइस, वीट एंड राइस स्पेशली खरीदने का काम ये करता है। अब ये जो बफर, इसी के अंदर आते हैं बफर नॉर्म। क्या आते हैं? बफर नॉर्म्स आते हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ इसके नाम्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये FCI जो है वीट और राइस की खरीदी करता है। तो ये जाता कहाँ है? देखो, ये जो जाता कहाँ है वीट और राइस, ये जाता है एक तो फेयर प्राइस शॉप पे। फेयर प्राइस शॉप होती है ना, उचित मूल्य की दुकान, जहाँ से 1 रुपये 2 रुपये में जो है जिनके पास जो कार्ड होता है ना, जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, उनको मिलता है फेयर प्राइस शॉप। और जाता है कहाँ पे? गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू। गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू मान लो अभी कोरोना के टाइम पे 80 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो धान जो है दिया गया था, चावल है, गेहूं है, दाल है, ये सारी चीज़ें दी गई थी। तो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू दिया जाता है या फिर फेयर प्राइस शॉप में दिया जाता है। इसके अलावा बफर स्टॉक जो है, ये जो बफर स्टॉक की यहाँ पर बात की गई है, ये रखा क्यों जाता है?
बफर स्टॉक रखा जाता है बच्चा, मान लो कोई इमरजेंसी हो गई है ना, मान लो कोई इमरजेंसी हो गई है ना, या फिर कोई वार हो गया है ना, मान लो किसी से लड़ाई हो गई या कोई ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, ऐसी कंडीशंस के लिए बफर स्टॉक रखा जाता है। समझ में आ गया? इन सब चीज़ों के लिए, या तो कोई इमरजेंसी हो गई, वार हो गया, लड़ाई युद्ध हो गया, या कोई सूखा पड़ गया, और किन चीज़ों के लिए? फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की जो दुकानें होती हैं जहाँ पर जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको हर महीने जो है गेहूँ, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें दी जाती है। घासलेट जो है केरोसिन का तेल दिया जाता है, और गवर्नमेंट स्कीम के अंदर जैसे भी कोरोना के टाइम पे दिया गया था। तो इन सब चीज़ों के लिए बफर स्टॉक रखना पड़ता है। तो उसका नाम से ये बोलता है, बफर स्टॉक का नाम, ये नाम से मतलब जो रेगुलेशन है वो क्या बोलता है कि हर 3 महीने में, ठीक है, ईच क्वार्टर, ठीक है, ईच क्वार्टर मतलब हर त्रैमासिक स्तर पर, क्वार्टरली लेवल पर, तो ईच क्वार्टर पर इसको क्या करना है? मेंटेन करना है, ठीक है, कि हर क्वार्टर, हर त्रैमासिक में, हर 3 माह में इसको मेंटेन करना है। मतलब हर 3 माह मतलब 12 महीना, 3 से डिवाइड करोगे तो मतलब क्या होगा? 3 चौक 12, 4 बार इसको मेंटेन, हर 3 महीने मतलब ईच क्वार्टर, हर त्रैमासिक में ईच क्वार्टर की शुरुआत में इसको मेंटेन किया जाता है कि कितना स्टॉक है, क्या नहीं है। ये सारा किसके अंदर आता है? बफर नाम्स के अंदर। इसकी सारी डिटेल्स मैं पढ़ाऊंगा जब कोर्स के अंदर एफसीआई या बफर नाम्स की चीज़ें पढ़ाई जाता है। मैं एफसीआई की पढ़ाता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसके फंक्शन है, स्टॉक क्या रखना है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई कि बफर स्टॉक रखा क्यों जाता है, इमरजेंसी, वार या ड्रॉट के केसेस में रखा जाता है। प्रोक्योरमेंट क्या करता है? एफसीआई व्हीट और राइस का प्रोक्योरमेंट करता है। कहाँ जाता है? फेयर प्राइस, उचित मूल्य की दुकानों पर जाता है, और गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू दिया जाता है लोगों को, और इन सब चीज़ों के लिए। तो बफर नाम्स ये बोलते हैं कि हर 3 महीने में, हम कह सकते हैं कि हर क्वार्टरली मतलब ईच क्वार्टर में इसको मेंटेन करना ज़रूरी है, किसको? बफर स्टॉक को। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्वार्टरली लेवल पर, त्रैमासिक स्तर पर इसको मेंटेन करना ज़रूरी है बफर स्टॉक को। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है ना, मैं इसको बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन क्या है? ये लेवल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लेवल्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये लेवल वाला क्वेश्चन है ना। जनरली आप बुक्स भी पढ़ोगे, अरुण कात्या, नेमराज सुंदा वगैरह जो भी बुक्स पढ़ोगे या कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ भी रहे होगे, तो ये चीज़ें पढ़ाने मतलब सोचना पड़ता है, क्योंकि लेवल ये एफसीआई जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, फूड कॉर्पोरेशन की एग्जाम होती है ना एफसीआई की, वहाँ पर ये जरूर पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्पेशली नाम्स पढ़ने पड़ते हैं। दूसरा, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लाउ कॉल्ड एज अर्ड वाज डेवलप्ड अराउंड। अब ये देखो क्वेश्चन हिस्ट्री से है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना ये एग्रीकल्चर हिस्ट्री से है ना, प्लाउ वाला, कि जो एक साधारण प्रकार का अर्ड कहा जाता है, इसका विकास किस समय के आसपास हुआ? ये एक प्रकार का क्या है? ये है प्लाउ, क्या है? ये हल है, क्या है? ये प्लाउ है। अब ये कब डेवलप हुआ? आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप सबको पता है कि 2900 BC के आसपास जो है प्लाउ का इन्वेंशन हुआ और इरिगेशन फार्मिंग शुरू हुई। 1000 आसपास के आसपास आपने पढ़ा होगा BC में कि आयरन प्लाउ इन्वेंट हुआ, ठीक है, आयरन प्लाउ हुआ, आयरन प्लाउ, ठीक है, प्लॉट नहीं है, प्लाउ। और 2900 में क्या हुआ? प्लाउ इन्वेंशन हुआ, है ना, वुडन प्लाउ आप बोल सकते हो 2900 में, और 1000 BC में आयरन का प्लाउ इन्वेंशन हुआ। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन कुछ और ही पूछ लिया है ना, कि अर्ड प्लाउ के बारे में पूछ लिया। तो बच्चा सबसे पहले समझ लो कि ये अर्ड प्लाउ होता क्या है। तो ये अर्ड प्लाउ जो होता है ना, इसी को बोला जाता है स्क्रैच, स्क्रैच प्लाउ भी बोला जाता है, स्क्रैच प्लाउ भी बोला जाता है इसको। ये एक सिंपल टाइप का है, ये सिंपल प्लाउ है। सिंपल प्लाउ का मतलब होता है ये क्या करता है? कटिंग कर सकता है ना, कटिंग कर सकता है। इसमें क्या होता है? नो मोल्ड बोर्ड, इसके अंदर मोल्ड बोर्ड नहीं होता। मोल्ड बोर्ड नहीं होता का मतलब है बच्चा, ये अगर सिंपल प्लाउ है ये कटिंग करता है, मोल्ड मतलब मोल्ड बोर्ड नहीं होता। मोल्ड बोर्ड नहीं होता मतलब कि सॉइल इन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, सॉइल इन्वर्शन ये नहीं करता, सॉइल इन्वर्शन नहीं कर पाएगा। तो अर्ड जो प्लाउ होता है ये स्क्रैच प्लाउ भी इसको बोलते हैं, काफ़ी सिंपलेस्ट टाइप होता है, जैसे अपना देसी प्लाउ होता है ना, देसी हल होता है, उस टाइप का होता है। सिंपल है, कटिंग करने का काम करेगा सिर्फ। इसमें मोल्ड बोल्ड नहीं होता है, शेयर जरूर होता है इसके अंदर, जो शेयर होता है नीचे जो ब्लेड लगी हुई होती है। ये 3 प्रकार का होता है अर्ड प्लाउ। अब देखो मैं बताऊँगा 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये जो अर्ड प्लाउ होता है ये 3 प्रकार का होता है। मैं काफ़ी सारी डिटेल में चीज़ें पढ़ाऊँगा जब कोर्स के अंदर, पूरा इसकी एक चीड़-फाड़ डायग्राम भी दिखाऊँगा कैसे होता है, पूरा चिड़फाड़ करेंगे इसका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से पढ़ा दिया हिस्ट्री वगैरह पे, वहाँ नहीं, पूरा अंदर खोद के निकालेंगे कि क्या क्या चीज़ है, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आपसे बनना चाहिए। तो अर्ड प्लाउ जो है ना बच्चा, ये आया कब? तो ये आपको 2500 BC के आसपास मिल जाएगा, ठीक है, 2500 BC। जनरली
2300 से लेके 2000 के आसपास ये मिलता है, 2300 से 2000 के आसपास, पर 2500 BC ठीक है। अब इसके 3 प्रकार हैं, 3, एक होता है बो अर्ड होता है, एक होता है बॉडी अर्ड, और एक होता है क्या, बो हो गया, बॉडी हो गया, और एक और टाइप का है बो बॉडी, और एक हो गया बीम अर्ड, ठीक है। 3 प्रकार का यहाँ पर प्लाव यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। क्या होता है, बीम होता है, बॉडी होता है और अर्ड प्लाव होता है। 3 प्रकार के यहाँ पर प्लाव आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों के डायग्राम भी मैं बना के बताऊंगा अभी कि कैसे यहाँ पर दिखते हैं, तीनों कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के हैं, बीम, जो बो है इसी को ही बीम भी बोला जाता है, बीम अर्ड भी बोला जाता है। तीसरा है सोल अर्ड इसको बोलते हैं तीसरा। ये जो तीनों है, तीनों देखो किस प्रकार के दिखते हैं। जो बो वाला है ना बच्चा, ये कुछ इस तरीके से बनता है, इसको थोड़ा सा और मिटा दूँ मैं। जो ये बो वाला है, बो अर्ड है, ये किस प्रकार से दिखता है, ये दिखता कुछ इस तरीके से, ऐसे बनेगा, ये ऐसे जाएगा, वो कुछ ये होता है बो अर्ड। ये उस जमाने का है, 2500 BC के आसपास। आंसर क्या है इसका, 2500 BC। तो ये कैसे दिखाई देता है, इस तरीके से, ठीक है। बॉडी वाला जो है ना, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, ये इस तरीके से, ये बॉडी प्लाव हो गया। और जो सोल प्लाव होता है, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है सोल प्लाव, सोल अर्ड प्लाव। तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन और डिटेल में मैं आपको कोर्स के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अर्ड प्लाव कब आया, ये 2500 BC के आसपास आया। आंसर क्या हो जाएगा, 2500 BC। और क्या है, टाइप है, हिस्ट्री वगैरह सब पूरी इसकी डिटेल में हम और समझेंगे कोर्स के अंदर, ठीक है। फिर अर्लीस्ट प्लांट सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स वर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब शुरुआती रूप से नियोजित ढंग से पादपों की बुआई और कटाई विश्व के किस हिस्से में पाई गई। देखो सबसे पहले बता दूं ना कि किसान जो है, फार्मर जो है वो वर्ल्ड के किस हिस्से में मिले, तो वर्ल्ड के किस हिस्से में मिले, वो मिले हमें फर्टाइल क्रिसेंट में। फार्मर जो कहाँ मिले, फर्टाइल क्रिसेंट में मिले। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है और ये जो एरिया बना हुआ है, ये है फर्टाइल क्रिसेंट एरिया। ये क्या है, ये है फर्टाइल क्रिसेंट एरिया। और ये एरिया जो है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैप इंडिया भी कवर है। तो ये जो है ना, ये एरिया कौन सा है, ये है वेस्टर्न एशिया, ये है वेस्टर्न एशिया वाला एरिया, ये इजिप्ट वाला एरिया है, और इंडिया आपको मिल जाएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले फार्मर जो है यहाँ पर पाए गए, तो जब फार्मर यहाँ पे पाए गए तो सीधी सी बात है, जो यहाँ पर जो प्लांटिंग हुई होगी, हार्वेस्टिंग हो गई, कटाई होगी, वो इसी एरिया में हुई है। ये जो डायग्राम देख रहा है, इसी एरिया में सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है प्लांटिंग, सोइंग हुई, हार्वेस्टिंग हुई, कटाई हुई, यहाँ पर देखा गया। और ये जो एरिया है इसको बोला गया फर्टाइल क्रेसेंट। फर्टाइल क्रेसेंट का मतलब है उर्वर वर्धमान या अर्धचक्र इसको बोलते हैं, उर्वर वर्धमान बोला जाता है। ये अर्धचंद्र बोला गया है, ये देखो अर्धचंद्र बन रहा है, ठीक है, ये अर्धचंद्र बन रहा है, आधा चंद्रमा बन रहा है, ये आधा चंद्रमा बन रहा है। तो इसको उर्वर अर्धचंद्र या उर्वर वर्धमान भी कहते हैं हिंदी में। तो पश्चिम एशिया, इजिप्ट, भारत को शामिल करता है ये फर्टाइल क्रेसेंट। तो इसी एरिया में ये सबसे पहले फार्मर्स यहाँ पर मिले थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए, ठीक है। और भी डिटेल में समझेंगे कहाँ पर कौन कौन देश इसके अंदर थे, सीरिया या शायद और भी बहुत सारी आपको यहाँ पर मिलेंगे। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, इंडिया के अंदर हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन कौन था? जब ये पेपर बना 2019 में, उस समय मध्य प्रदेश था। अभी हाल फिलहाल में कौन है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो है अभी निकल गया है। फर्स्ट नंबर पर मध्य प्रदेश है, सॉरी महाराष्ट्र है। सेकेंड नंबर पर एमपी है, ठीक है, प्रोडक्शन में। और अगर एरिया की बात करो तो एरिया में है एमपी पहले नंबर पर और महाराष्ट्र है सेकेंड नंबर पर, ठीक है। ये स्टेटस है अभी हाल फिलहाल में। तो ये स्टेटस चेंज होता रहता है। ये अभी 2022-23 का स्टेटस आप देख सकते हो, है ना, 2022-23 का। आगे जाके जब नेक्स्ट ईयर का डाटा आएगा तो शायद, अभी जो सीज़न चल रहा है, कौन सा, खरीफ सीज़न चल रहा है, सोयाबीन कट जाएगी अगले महीने में, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में सोयाबीन कट जाएगी, तो डाटा शायद चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एज पर द प्लानिंग कमीशन हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग, इसको हम IMP, वेरी वेरी IMP भी बोल सकते हैं, ठीक है, VVIP बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग 100 में से 80 पेपरों में 80% बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इंडिया के अंदर जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो कितने हैं, 15। कहाँ पर, इंडिया के अंदर, ठीक है।
एमपी की बात करें, एमपी में कितने हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन? एमपी में है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 11, ठीक है, एमपी में कितने हैं? 11, ठीक। यहाँ पर अगर ICAR की अकॉर्डिंग, ये जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 है, ये किसके अकॉर्डिंग है? प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग, ये प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग है। ICAR NARP के अकॉर्डिंग कितने हैं? 8, कितने हैं? 8, ठीक है। चलिए और एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात करें, एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात करें तो वो कितने हैं? 20, कितने? नेशनल ब्यूरो ऑफ लैंड यूज़ प्लानिंग एंड लैंड यूज़ प्लानिंग, जो भी है नेशनल ब्यूरो ऑफ लैंड यूज़ प्लानिंग के अकॉर्डिंग कितने हैं? 20 है, ठीक है। और एमपी में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन? 11 है। और कौन सा है, कहाँ पर है, किस क्षेत्र में है? एमपी इंडिया के किस क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है? सारा डिटेल में समझेंगे। किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर, किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर सबसे ज़्यादा जो है इरिगेशन इंटेंसिटी है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, नेट क्रॉप सोन एरिया है, ये सारा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन अब हम तैयारी कर रहे हैं MPPSC AD की, तो डेप्थ में जाना पड़ेगा कि हर जोन के अंदर कौन सा ऐसा जोन है, कौन सा ऐसा क्लाइमेटिक जोन है जिसके अंदर फर्टिलिटी ज़्यादा है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज़्यादा है, इरिगेशन इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पर जो है फ्लडिंग ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर विच वन इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित उपलब्ध ग्रंथों में से कृषि के परिप्रेक्ष्य में कौन सा ग्रंथ सबसे पुराना है? जो दिए गए हैं इनमें से कृषि के परिप्रेक्ष्य में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि जितने भी बच्चों ने एग्जाम दी होगी किसी से बना होगा। हाँ, किसी ने लगाया होगा, तुक्का सब लगाएंगे, मुझे सबसे ऋग्वेद ही लगाएंगे, और ऋग्वेद लगाया होगा तो सही भी हुआ होगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर एक डाटा दे दूँ तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3700 BC, कृषि पराशर में लिख सकता हूँ 400 BC, कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिख सकता हूँ 300 BC, और वेट डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, इसमें मैं लिख सकता हूँ क्या 1889 से 1893 AD की बात हो गई, ठीक है। AD ये चला गया AD के अंदर, ठीक। ये अगर डाटा अगर मैं आपको दे दूँ तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा सबसे पुराना ग्रंथ है कृषि के परिप्रेक्ष्य में। ये मैं अगर डाटा डेट आपको दे दूँ, है ना, यहाँ पर अगर आपको एक डेट दे दूँ, है ना, सन दे दूँ, ईयर दे दूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पुराना कौन सा है। देखो BC और AD में आपको समझ में आता होगा, BC और AD। पहले BC आता है, मान लो ये यहाँ पर है 0 से पहले जो चला BC है, 0 से बाद चला वो AD है, ठीक है। तो यहाँ पर BC का मतलब पहले 10,000 BC है आएगा, मान लो 10,000 BC आया पहले, फिर आएगा यहाँ पर 9,000 BC, और फिर आएगा यहाँ पर 3,000 BC। इस तरीके से चलेगा ये, है ना, ये आगे बढ़ रहा है, मतलब 10,000 के बाद 9,000, ऐसे 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 आगे बढ़ रहा है। तो पहले पुराना किसको मानेंगे? 10,000 को, फिर 9,000 को, फिर 3,000 को, और यहाँ आ जाएगा मान लो 2000 AD। तो ये सबसे पुराना 10,000 है, 9,000, फिर 3,000, और सबसे नया 2,000। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर डाटा देख के बता सकते हो कि सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। क्यों है ऋग्वेद? क्योंकि यहाँ पर कृषि के परिप्रेक्ष्य में जो साक्ष्य या जो ग्रंथ उपलब्ध है वो सबसे पुराना कौन सा है? 3700 BC ऋग्वेद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, और सारे ग्रंथ आप ले लो, उनमें कृषि के परिप्रेक्ष्य में सबसे पुराना यही है। मैं पूरे जब कोर्स पढ़ाऊंगा ना आपको, तो पूरे लगभग 22 ग्रंथ की लिस्ट आपको करवाऊंगा, 22 ग्रंथ में करवाऊंगा, ठीक है। सबसे लास्ट वाला ये है, सबसे पहला वाला ये है जिसमें सबसे पुराना है, ये सबसे पुराना है, और ये सबसे लेटेस्ट वाला बोल सकते हो ना 1889 और 93, जहाँ पर कृषि के परिप्रेक्ष्य में जो ग्रंथ है वो सबसे लेटेस्ट में ये मिल जाएगा आपको, और सबसे पुराना ये मिल जाएगा। ये आपको कृषि पराशर 400 BC के आसपास यहाँ पर कृषि के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य मिलते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में 300 BC के आसपास कृषि की यहाँ पर बात की गई है। तो ऐसे टोटल, अब जैसे ऋग्वेद के बाद आता है सेकेंड, है ना, ये ऋग्वेद बात है, ऋग्वेद के बाद सेकेंड आता है अथर्ववेद, अथर्ववेद आता है जो 2000 BC के आसपास। इसमें कृषि के परिप्रेक्ष्य में बातें मिलती हैं। 2000 के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा रामायण में कृषि के बारे में मिल जाएगा। ये भी कब है? ये भी 2000 BC में, ठीक है। तो इस तरीके के टोटल 22 ग्रंथ है। तो सबसे पुराना ऋग्वेद है,
ठीक। अब देखो एमपीपीएससी में क्वेश्चन एडीए में कहाँ से क्वेश्चन पूछ गए, ऋग्वेद ग्रंथों पे चले गए, कोई नहीं पढ़ाता और ना ही ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो मैं भी नहीं पढ़ाता। लेकिन मैं पहले पेपर को समझता हूँ, देखता हूँ और फिर वहाँ से थ्योरी क्लासेस लेना शुरू करता हूँ। तो जो पहला लेक्चर हमारा होगा ना हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वो एशियन इंडियन एग्रीकल्चर पे होगा। उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, किस ग्रंथ में कब एग्रीकल्चर की बात की गई, ये सारा मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर ऋग्वेद क्यों होगा, क्योंकि ये सबसे पुराना है, 3700 BC के आसपास यहाँ पर कृषि के परिप्रेक्ष्य में आपको ये सबसे पुराना ग्रंथ माना गया है। ठीक है। ड्यूरिंग विच ईयर नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, देख भारतीय जो है भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू हुई, ये सबको पता है, 2000 के आसपास लागू हुई। क्यों लागू हुई 2000 के आसपास, आपको पता है 1999 में क्या था, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो है स्कीम आई थी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आई थी 1999 में। अब इंश्योरेंस से संबंधित जो भी कुछ हो, है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम है, कितना देना है, कब देना है, क्या देना, उसके लिए पॉलिसी बनाई गई थी 2000 के अंदर, जिसको नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बोला गया। इसी पॉलिसी के अंदर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के बारे में सारी बातें की गई है। ठीक है, तो ये 2000 में आई थी। सस्टेनेबल इंडिकेटर नेम्ड एज PSR आइडेंटिफाई बाय AFO, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा तब ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो संवहनीयता सूचकांक सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर जिन्हें PSR कहा जाता है, निम्न जिनकी पहचान AFO द्वारा की गई वे कौन से हैं। तो ये है भैया प्रेशर, स्टेट और रिस्पॉन्स। क्या है ये प्रेशर, स्टेट और रिस्पॉन्स, इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बस एक ग्राफ देख लो, फ्लो चार्ट देख लो। प्रेशर, स्टेट और रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क ये कैसे काम करता है, ह्यूमन एक्टिविटी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, अदर, ये सारा आ जाएगा। ये इस तरीके से एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, मतलब यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी लगेगी किसके अंदर, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल एजेंट के अंदर, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हाउस होल्ड हो गया, इंटरप्राइजेस हो गया और इंटरनेशनल हो गया। मतलब कि क्या हो गया कि मान लो ये एक कंपनी है, ठीक है, मान लो एक कंपनी है, इस कंपनी में काम करने के लिए क्या चाहिए, मजदूर चाहिए। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी हो गई, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सारा ये कहाँ लग रही है, इस कंपनी के अंदर। ठीक है, अब इस कंपनी से क्या निकल रहा है, प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट्स घूमकर वापस कहाँ जा रहा है, यहीं पे। क्यों, मैं अगर मान लो कोई कंपनी बना रही है तो मैं उसका प्रोडक्ट कौन यूज़ करेगा, हम ही लोग यूज़ करेंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर सब लगेगा। तो ये प्रेशर, स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेस, यहाँ से इंफॉर्मेशन, ये रिस्पॉन्स, ये सारे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, एयर, वाटर, लैंड, सब कुछ यहाँ पर रहेगा। क्लियर है। तो इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा क्लासेस के अंदर, कोर्स के अंदर, या यूट्यूब पे भी जब भी क्लास लूँगा पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि ये प्रेशर, स्टेट और रिस्पॉन्स आखिर काम कैसे करता है। ठीक, चलिए। विथ रेफरेंस टू द क्रॉप प्राइस इन विच ईयर द स्कीम भावांतर भुगतान योजना, ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है। भावांतर भुगतान योजना 2017 में आई थी बच्चा। ठीक है, क्यों आई थी, क्योंकि क्रॉप के जो प्राइस थे वो काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे, मान लो। तो ये भावांतर भुगतान योजना है क्या, तो जो मार्केट में आप बेचने जा रहे थे किसान, मार्केट में बेचने जा रहे थे किसान, और यहाँ पर MSP, ठीक है, मार्केट में कोई मान लो कि MSP गेहूं का अभी जो भी है 21-25 जो है, और यहाँ पर गेहूं बिक रहा है मान लो 1500 रुपये मार्केट में मिल रहा है, तो काफ़ी कम प्राइस है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 625 रुपये। ये कौन देगी, ये देगी MP गवर्नमेंट। ये डायरेक्ट DBT होगा, डायरेक्ट टू DBT, डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफ़र, DBT होता है, डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफ़र। कितना, जो अंतर है। तो भावांतर भुगतान योजना का मतलब यही है कि आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचा, वो अगर 1500 रुपये बेचा, और जो समर्थन मूल्य था उसी क्रॉप का अगर वो 21-25 है, तो जो अंतर है 625 रुपये, वो गवर्नमेंट आपके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये योजना कब लागू हुई थी, मध्य प्रदेश में 2017 में ये योजना लागू हुई थी। ठीक है, और डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। अब 2018-19 में बोला गया था कि फूड गन प्रोडक्शन जो था वो 285 था। तो हॉर्टिकल्चर एरिया कितना था, तो 314 था। अभी तो लेटेस्ट वाले की बात करनी पड़ेगी, जो भी लेटेस्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एस्टिमेशन एंड फाइनल एस्टिमेशन। तो जब पढ़ेंगे हम तो लेटेस्ट वाले की बात करेंगे। और लेटेस्ट वाला देखना हो तो लेटेस्ट वाले मैंने सारे कब कराए, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के अंदर, जो 2023 का लेक्चर्स भी है और PDF भी है, ऐप के अंदर मिल जाएगा, टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने करा रखा है सारा। ठीक है, तो करंट अफेयर से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक, वर्ल्ड फर्स्ट हाइल्डिंग वेराइटी ऑफ हाई क्वालिटी राइस डेवलप्ड बाय एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च IRI न्यू दिल्ली, कन्वर्जेंट बिडिंग के थ्रू। तो वो कौन सी थी, तो सबसे पहले हाइल्डिंग वेराइटी डेवलप हुई थी बच्चा, वो पूसा बासमती थी। ठीक है,
सबके बारे में डिटेल में समझेंगे। राइस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आता है, लेटेस्ट वैरायटी भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी वैरायटीज़ जो है लेटेस्ट अभी 2020, 21, 22 में डेवलप हुई, उसमें जो स्पेसिफिक है, महत्वपूर्ण है, जिसने अच्छा सक्सेसफुली रिस्पॉन्स किया है, उसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोबिक बैक्टीरिया? अवायवीय जीवाणु नहीं है, निम्न में से कौन सा अवायवीय जीवाणु नहीं है? अब देखो, एजिटोबैक्टर ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है, फ्री लिविंग, एटमॉस्फेयर से, मतलब ये वायुवी है। एजोमोनास ये भी क्या करता है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है, ये भी क्या है? फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग क्या है? बैक्टीरिया है। एजोस्पर्लम भी क्या करता है? ये भी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। तो 3 तो यही हो गए, बचा क्या? एनाबिना। ये क्या होता है? ये होती है वाटर फर्न। क्या होता है ये? वाटर फर्न। ये क्या होती है? वाटर फर्न। मतलब ये क्या है? इक्वेटिक है, इक्वेटिक है, जली है ये। ठीक है। और ये अक्सर आपने देखा होगा राइस के लिए बेनिफिशियल है, राइस में यूज़ होता है, मतलब पानी के अंदर। तो ये अवायुवी, वायुवी जीवाणु नहीं है, ये वायु जीवाणु नहीं है, ये क्या है? अवायुवी है, अनएरोबिक है, अवायुवी है, अवायुवी जीवाणु है। कौन सा? एनाबिना। ठीक है। वाटर फर्न एजोला आप बोल सकते हो, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड टू द रिक्लेम एल्कलाइन सॉइल? जो अल्कलाइल सॉइल होती है उसके सुधार के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? ये सॉइल साइंस के अंदर अक्सर हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल के अंदर पढ़ाते हैं, एल्कलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल या एसिडिक सॉइल है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो बच्चा, एल्कलाइन सॉइल जो होती है इसके सुधार के लिए हम यूज़ करते हैं जिप्सम। ठीक है। और अगर मान लो एसिड सॉइल होती है तो एसिड सॉइल के लिए जनरली लाइम का यूज़ किया जाता है, लाइम का यूज़ किया जाता है। और जो सेलाइन एल्कलाइन सॉइल, मतलब जो लवणी सॉइल होती है ना, लवणी सॉइल होती है, उसके सुधार के लिए जनरली इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं, ताकि क्या हो, जो ऊपर का साल्ट होता है वो बहकर चला जाता है। तो पूरा डिटेल में इसको पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है ये लेक्चर। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीट स्पीसीज कल्टिवेटेड इंडिया? इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ होती है बच्चा? आपको पता है, ट्रिटिकम एस्टिवम 87% एरिया में यूज़ होती है ना, 87% एरिया में। ड्यूरम जो है 12% यूज़ होती है, डाइकोकम 1% यूज़ होती है ना, उपमा, सूजी वगैरह सब बनाते हैं। तो 87% में ट्रिटिकम एस्टिवम होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। फिर टिक्का डिजीज़ किस क्रॉप से संबंधित है? सबको पता है टिक्का डिजीज़ जो है वो ग्राउंड नट से संबंधित है। तो पैथोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, डिजीज से भी क्वेश्चन आते हैं, और ये सारे इजी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इनको। ठीक है। द मोस्ट प्रीफर्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक ऑफ क्रॉप वेराइटी एंड हाइब्रिड थ्रू द डिटर्मिनेशन? किसी फसल की किस्म या संकर की पहचान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त टेक्निक? अब जैसे कि मान लो, अगर मान लो आपने कोई क्राइम किया और उस क्राइम जो सीन है या इस जो प्लेस है वहाँ पर आपका कोई बाल रह गया, तो क्या होगा? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बाल किसका है? ठीक है। मान लो आप संदिग्ध हो तो आपको पकड़ेंगे, आपका बाल लेंगे, आप दोनों का DNA चेक करेंगे। तो वो कैसे होता है? DNA फिंगरप्रिंटिंग से। तो वही बात है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि पहचान करनी है सर्वाधिक उपयुक्त टेक्निक कौन सी है। अगर किसी फसल और किस्म की पहचान करनी है कि वो कौन सी है, उसका एसेंटर्स क्या है, वो पता करना है, तो सीधी सी क्या उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज़ करते हैं। और ये लैब के अंदर की जाने वाली टेक्निक है। ठीक है। लैब के अंदर की जाने वाली टेक्निक है। इसमें क्या यूज़ करते हैं? चेक करते हैं कि इसका जो मतलब सेम आइडेंटिकल जो है वो कौन है। ठीक है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। सिलेबस में देखो, अभी बता दूं ना, सिलेबस का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिलेबस इन्होंने ऐसे DO का कॉपी कर रखा है, या ऐसे DO वाला ने ADA का कॉपी कर रखा होगा। क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं कैसे आए हुए हैं, सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। सिलेबस तो हमें पूरा पढ़ना ही है, बट पेपर को भी एनालाइज करके वहाँ से भी पढ़ना पड़ेगा। टोटल रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है? जनरली हम पढ़ते हैं क्लोज। ठीक। क्लोज से आप याद रख सकते हो। क्लोज से कैसे याद रखोगे? ये आपका हो गया कस्कुटा। ठीक है। ये हो गया कस्कुटा। ये क्या है? टोटल स्टेम पैरासाइट। ठीक। ये आपका लोरेंथस, क्या है ये? या लेथाइरस या लोरेंथस जो भी हो, है ना, लोरेंथस। ये आपका क्या है? सेमी स्टेम पैरासाइट। ठीक है। ओरोबंकी, ये टोटल रूट पैरासाइट, और ये है स्ट्राइगा, स्ट्राइगा, ये सेमी रूट पैरासाइट। ठीक। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चा? यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ओरोबंची। ठीक है। ओरोबंची यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, जो क्या है? टोटल रूट पैरासाइट है। टोटल रूट पैरासाइट पूछा हुआ है। तो वीड से भी क्वेश्चन है, और जनरली आप टेक्निक्स जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं ट्रिक्स से भी पढ़ाता हूँ, तो सारी चीज़ें हम करेंगे। फिर पूछा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द वर्ल्ड फर्स्ट कॉटन डिप्लॉयड हाइब्रिड? वर्ल्ड फर्स्ट डिप्लॉयड हाइब्रिड, डिप्लॉयड की बात की गई है ना, डिप्लॉयड की बात हो गई है कॉटन की।
डिप्लॉइड में 26 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक है, 26, ठीक। DH7 की बात की गई इन्होंने, DH7 ये रिलीज़ हुई कमर्शियल कल्टीवेशन। ये कहाँ से रिलीज़ हुई, ये बात हुई है। तो ये रिलीज़ हुई बच्चा सूरत गुजरात से। ये कब रिलीज़ हुई, सूरत गुजरात से, DH7। ये DH7 से रिलीज़ हुई है 1985 में, ठीक है। एक DH9 रिलीज़ हुई है, वो 1988 में रिलीज़ हुई है, ये भी कहाँ से, सूरत गुजरात में, ठीक है। ये डिप्लॉइड है, नाम ही है, DH मिल जाए आपको, DH मतलब हो गया ये डिप्लॉइड हाइब्रिड। क्या है, डिप्लॉइड हाइब्रिड, ठीक। 7 और 9 नाम ही इनका डिप्लॉइड हाइब्रिड है, और ये सूरत गुजरात से डेवलप हुई है दोनों, ठीक। चलिए, सबसे पहली हाइब्रिड कौन थी, H4, CT पटेल ने 1970 में डेवलप की थी। वीट नेम पार्थिनम हिस्टोपोरस में बी कंट्रोल बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट। तो जो गाजर घास है हमारी, कांग्रेस ग्रास है, उसको किस इंसेक्ट के द्वारा आप मैनेज कर सकते हो, वो तो है जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। ये इजी क्वेश्चंस में आते हैं जो इजीली आपको पता है। फिर हुगली विल्ट, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। जूट में हम ज़्यादा डिटेल में कोई पढ़ाता भी नहीं है और हम पढ़ते भी नहीं है। किसके अंदर, जूट क्रॉप के अंदर। ये क्या है, जूट की डिजीज़ है। तो अब ये चीज़ हमें समझ में आती है कि जितनी भी क्रॉप है, क्रॉप को हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो भी क्रॉप है, क्रॉप का डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉप की क्या करनी पड़ेगी, डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ क्रॉप से। उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, क्रॉप की एक एक बारीकी से हमें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये से क्वेश्चंस बन नहीं पाएंगे। हुगली विल्ट की बात की तो हुगली विल्ट जो होता है वो जूट के अंदर होता है। हुगली नाम क्यों है, क्योंकि हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सबसे पहले मिली थी, हुगली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कब, 1950 के आसपास। 1950 में हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था, इसलिए इसका नाम हुगली विल्ट रखा है। जूट विल्ट भी आप इसको बोल सकते हो। कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। डायग्रामेटिक फॉर्म में पूरा पढ़ाऊंगा, जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर डायग्राम यूज़ करेंगे और इस तरीके से सारा आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है। तो बच्चा ये 20 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, 100 क्वेश्चन है, 5 लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इसको। ईजिली समझेंगे कि क्या क्वेश्चन है, किस टाइप से पूछे गए हैं, और मैं आपको अगर डिटेल चीज़ें पढ़ा पा रहा हूँ तो मैं कहाँ से पढ़ा पा रहा हूँ, सोर्स क्या है, वो सारा। और कोर्स के अंदर मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ाऊंगा सारा, ताकि क्वेश्चन कोई बाहर ना जाए। तो कोर्स कब लॉन्च होगा, वैसे तो मैंने आज को बोला था, लेकिन लॉन्च कब होगा, आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि RU RHO के लिए क्या करना है, क्या आगे की रणनीति बनेगी। आज नहीं तो कल लॉन्च कर देंगे, ठीक है बच्चा। थैंक यू वेरी मच। और उसमें ऐसा नहीं कि सारी क्लासेस पहले से पढ़ी हुई है, सारी नई क्लासेस डेली बेसिस पे रोज़ रिकॉर्ड होकर डलेगी, उसमें कोई भी क्लासेस पहले से डली हुई नहीं है, ठीक है। सारा नया MPPSC का सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको देखते हुए अलग से सारी क्लासें बनाई जा रही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।